नमस्ते पप्पू जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हमें आपके बारे में और आपके परिवार के काम के बारे में बताइए। मैं तो एक सामान्य परिवार से हूँ और मैंने अपने जीवन में जन्म लिया है। जब से सोच संभाली है तब से बहुत बड़ी मेहनत की है और लगातार मेहनत कर रहा हूँ और परिवार भी ठीक है, वो भी अपने काम से काम रख रहा है और सब बढ़िया है, अच्छा है। पप्पू जी, ढाबे की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ढाबे की सबसे बड़ी पहचान ये है कि यहाँ एक तो सब शुद्धता है, जैसे दूध, दही, पनीर ये सब अमूल का इस्तेमाल करते हैं और जहाँ का टेस्ट मसाले हैं वे भी शुद्ध हैं और बहुत अच्छा, लोगों को खाना अच्छा लगता है। सबसे बड़ी और एक और नई पहचान ये है कि यहाँ पर वैसे ऊधमबाजी वगैरह या शराब पी करके लोगों को ऊधम करना वैसा कोई काम नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है और शुद्ध तरीके से रहते हैं। लोगों को ये अच्छा लगा और अच्छा लगने की वजह से लोग काफ़ी मात्रा में आते हैं, हमको अच्छी तरह से धन्यवाद भी देके जाते हैं कि आपका ढाबा बहुत अच्छा है, स्वच्छता भी बहुत अच्छी है। तो यही सबसे बड़ी पहचान है। पप्पू चाट ढाबा आपने क्यों खोला और क्या सोच के खोला आपने? पप्पू चाट ढाबा तो बच्चा के मन में थी, हालांकि बच्चा ANTT वगैरह में उसका नंबर भी आ रहा था, लेकिन उसकी खुद की ये थी कि मैं धौलपुर में ही रहूं और मैं एक ऐसा ढाबा खोलूं कि जिससे लोग मुझसे जुड़ें और मेरी एक धौलपुर में नई पहचान हो। ये हमारे राम कृपाल जो पार्षद रहे पहले, उनकी ये सोच थी। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि लोग कहते हैं कि बाहर का खाना बहुत खतरनाक होता है, तो उसका आपका क्या जवाब है? लोग कहते हैं बाहर का खाना खराब होता है, मैं मानता हूँ, हो सकता है लोगों की सोच है तो वो जानते हैं कि बाहर का खाना खराब होता है, लेकिन यहाँ पर तो पूरी तरह से शुद्ध खाना है। पनीर के अमूल वगैरह, पनीर भी अमूल का और सब हरी हरी ताज़ी सब्जियाँ, ताज़ा काम, शुद्ध आटा। तो मैं ये मानता हूँ लोगों को तो कहना बना रहता है, लेकिन यहाँ का खाना कभी किसी को नहीं व्यापता, बहुत अच्छा खाना है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका बिजनेस रियल एस्टेट में भी है और बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है, भरोसा। लोग वहाँ भरोसा करते हैं और हम भी जो कहते हैं उसको करते हैं। अगर हम नहीं कर पाते उस काम को, उससे खुद ही स्वतः ही पीछे हट जाते हैं। जो आप देख रहे होंगे रियल एस्टेट में भी काम जो चल रहा है, उसमें जो हमने कहा है, किसी से वायदा किया है, उसको पूरा निभाया है और इसी तरह निभाते जाएंगे। उसका कारण यही है कि अच्छा चलना ही है। आप हमें पप्पू जाट मैरिज होम के बारे में बताइए। हाँ, पप्पू जाट मैरिज होम जो हमने खोला है, उसमें करीबन 4 तो हॉल हैं बड़े बड़े और 6 और 9 15 कमरे बनाए हैं। करीबन 1000 से लेके 1500 तक की सीटिंग के लिए गार्डन है और यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़िया बात ये है कि कोई वैसे दिक्कत नहीं है कि अन्य आदमी वैसे आके या जहाँ कोई ऊधम मचाए या झगड़ा करे या कोई परेशानी आए, वो सब जिम्मेदारी हम लोगों की रहती है और बढ़िया जगह है, स्वच्छ जगह है। सर, हमने सुना है कि आप पहले पार्षद थे और आपके पुत्र भी पार्षद रहे हैं। आप राजनीति से पीछे क्यों हटे और आपने वापस चुनाव क्यों नहीं लड़ा? मैं राजनीति में रहा हूँ, बच्चा भी रहा है, लेकिन मेरे को पीछे इसलिए हटना पड़ा कि हम लोग चुनाव जीते तो लोगों से हमने कई तरह के वायदा किए और उन वादा को निभाने के लिए हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन जहाँ का कोई सभापति होता है वो ऐसी स्थिति का, आज तक हमारे बीच में भी ऐसी स्थिति के सभापति हुए हैं जो किसी भी पार्षद के वादे निभाने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं और जब हम वायदा पूरा नहीं कर पा रहे तो हम जनता के बीच में कैसे जाएं? मेरा बच्चा भी राम कृपाल सिंह भी पार्षद रहा, हालांकि वो सभापति के लिए पार्षद हुआ था, लेकिन OBC में से हट जाने के कारण वो सभापति नहीं हो पाया। लेकिन मैंने जो वहाँ बाढ़ में जाके वादे किए थे कि मैं अपने बाढ़ को बहुत अच्छा, स्वच्छ, साफ सुथरा, रोडों से सबसे भरपूर करके दूंगा, वो
सभापति के सही सभापति न होने के कारण नहीं दे पाया, तो मैंने सोचा कि इससे तो राजनीति से पीछे हटो, क्योंकि हम किस मुंह से आम जनता के बीच में जाए। कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हो सर। धौलपुर की जो करंट सिचुएशन है अभी, पानी की, लाइट्स की, रोड की, वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है अभी, बहुत ही खराब हालत है अभी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी सभापति जो है वो भी धौलपुर के लिए पूरा किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहे। इस वार्ड में भी जितने पार्षद आए हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ वायदे किए होंगे, वो सभापति की स्थिति को देखकर अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रहे। इसलिए रोडों की हालत, लाइट, पानी, नाली, सबकी स्थिति खराब है। क्योंकि आज की तारीख में जो सभापति होता है तो उसने बिजनेस बना रखा है, वो अपनी ये देखता है मेरी बिजनेस कैसे चले, उस हिसाब से काम कर रहा है। और यहाँ की राजनीति बहुत हल्की राजनीति हो गई है। मार्च अप्रैल में सभापति की चुनाव होने वाले, तो क्या आप उसमें चुनाव लड़ेंगे अभी? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो जो नया सभापति जो चुन के आने वाला है, तो आपकी क्या राय है कि उनको क्या करना चाहिए? देखो, मेरी राय तो ये है कि अगर कोई नया सभापति चुन के आता है तो उसको जो पार्षद आते हैं, करीबन 60 पार्षद हैं इस समय धौलपुर में, तो उन सबको बैठार करके, सबकी मीटिंग लेकर के अपने हिसाब से बढ़िया काम करना चाहिए। सभी वार्ड पार्षदों को काम देना चाहिए बराबर बराबर, और जितनी जिम्मेदारी खुद के ऊपर है वो जिम्मेदारी पूरी ना ले करके कुछ वार्ड पार्षदों के ऊपर भी जिम्मेदारी देनी चाहिए। और मैंने जो सुना है, देखा है, मैं रहा हूं कि कुछ लोग काम के लिए चक्कर लगा लगा कर इतने परेशान हो जाते हैं जिसकी हद नहीं। और सभापति बैठा है, उसके अंडर में सब बाबू वगैरह सभी आते हैं, तो वो एक घंटी बजा के कोई बूढ़ा बड़ा आ रहा है और उसको बुलवाओ, बाबा कैसे आए हो, कि बेटा मेरे को ये काम है, तो उसको बैठा रहे और वहीं घंटी बजाकर बाबू को बुलवाए और उसको काम को तुरंत कराए और उसको अच्छी तरह से काम को जल्दी जल्दी कराए। तो ऐसे अच्छे काम जो करेगा तो उसकी ऑटोमेटिक धौलपुर में अच्छी स्थिति होगी। लेकिन कुछ सभापतियों ने तो बिजनेस बना रखी है। ये जो पद जो गरिमा के लिए होता है, वो सेवा के लिए होता है, वो पद तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ की तो बिजनेस है। और धौलपुर में ऊपर से पैसा ला करके रोड, लाइट, पानी और जो काम हो रही है उस सब जगह जाए, काम को अपने आंगन दिखवाए, उसकी क्वालिटी देखे और सभी पार्षदों से ये नहीं देखे ये मेरी पार्टी का है या ये मेरा है, सबको एक समान समझकर वो आगे अपनी सीट को सही चलाए। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वो पार्षद ही नहीं रहेगा धौलपुर का, आगे होने वाले चुनावों में वो हो सकता है कि यहाँ के एमएलए की टिकट मिले तो वो एमएलए भी हो। सर, अगर आपको सभापति होने का मौका मिलता है तो आप लोगों के लिए क्या क्या करें? नहीं, मेरी तो कोई इच्छा है ही नहीं कि मैं सभापति बनूं। फिर भी सर, अगर आपको या फिर आपके बच्चों को मौका मिले तो फिर आप क्या करना चाहेंगे लोगों के लिए? नहीं, वो तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं दूसरे के ऊपर ये चाह रहा हूँ कि वो ऐसा करे, तो मैं ये भी चाहूंगा कि मेरे भी बच्चा अगर कोई आगे आता है या मौका मिलता है तो उससे भी जो उम्मीद लेके चलूंगा कि नगर परिषद में आप नियमित टाइम से बैठो और जो कोई भी आदमी काम के लिए आ रहा है, बूढ़ा बड़ा है, वैसे है, उसको बुलाओ, उसके पैर छुओ, उसको चाय पिलवाओ और घंटी बजा करके उसके काम को करवाओ बाबुओं द्वारा। और जो काम धौलपुर में हो उसको आंगन ठाड़े करके काम को करवाओ, उसकी क्वालिटी को देखो, लाइट वगैरह को देखो, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, पार्षदों के साथ समानता रखो और ऊपर से जितना पैसा आ सके धौलपुर की स्थिति देखते हुए उतना ऊपर से पैसा लाओ और आगे बढ़ो और जिस सभापति की सीट को बिजनेस मत बनाओ और आगे अपने ऐसे हिसाब से चलो कि जिससे लोग आपकी सराहना करें और धौलपुर में हर तरह की गूंज उठे कि हाँ साहब पहली बार धौलपुर में ऐसा सभापति आया है जो आज तक ऐसा नहीं आया। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या सोच है आपकी? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। आज की तारीख में तो सभी महिलाएं समान है। आप देख रहे होंगे पढ़ाई में, लिखाई में, सर्विस में आज कई महिलाएं डॉक्टर, अफसर,
चल रही हैं। आप देख रहे होंगे कि पहले त्यागी समाज में ये कुछ प्रथा थी, जिस बच्ची का हस्बैंड खत्म हो जाता था तो उसको पूरी जिंदगी भर विधवा रहना पड़ता था। आज उन्होंने भी इस प्रथा को बंद करके पुनर्विवाह शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, महिला तो एक समानता ही है और उनके लिए हमारी भी जो सोच है कि वो आगे बढ़े। अगर किसी भी तरह की कोई कमजोरी है या परेशानी है तो हम लोग भी उसके पीछे नहीं रहेंगे। और जैसे जैसे शिक्षा आ रही है तो समाज खुद स्वाभाविक बदल रहा है। पुरानी बात खत्म होती जा रही है, नई आगे बढ़ती जा रही है।